नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे बीजिंग ओलंपिक की। जी हाँ दोस्तों, मैं 2022 के बीजिंग ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 2026 के बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। आपको भी ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत जल्दी ही बीजिंग में ओलंपिक हो गया, लेकिन हुआ है। और इस देश में इस ओलंपिक में 16 देशों के 2000 प्रतिभागी थे। मतलब जो एथलीट्स थे उनकी संख्या 2000 थी और ये 16 देश थे। और यहाँ पे उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटा है और ये सब बहुत जल्दी हो गया। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये ओलंपिक हुआ है और ये लोगों को पता भी नहीं चला और हो भी गया। लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इसकी। बेसिकली मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रतिभागी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें से कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं था। तो फिर कौन था? एलियन थे? नहीं, एलियन भी नहीं थे। यहाँ पे थे 2000 रोबोट्स जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और अलग अलग प्रतिस्पर्धा थी। बॉक्सिंग था, इसके साथ साथ जो है स्प्रिंट था, और इसके साथ साथ जो है 100 मीटर की रेस वगैरह जो होती है वो सब कुछ था इसमें। और फुटबॉल भी है, बहुत सारे तरह के गेम थे इसमें। तो ये जो ओलंपिक हुआ है जिसमें 600 टीमें हिस्सा ली हैं और सबके सब रोबोट्स थे, उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आए भी थे। अच्छा, एक ये तो बड़ी अच्छी खबर लग रही है कि भाई वहाँ पे ओलंपिक हो रहा है। अब दूसरी खबर सुनिए। कुछ दिन पहले की बात है कि जब एक बीजिंग में ही काम करने वाले डाटा एक्सपर्ट्स को, जिन्हें आप कह सकते हैं जो कोड वगैरह कहते हैं, डाटा प्रोग्रामर भी आप उन्हें कह सकते हैं, फीजुअन लो, इन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया गया। और इनके साथ 160 लोगों को नौकरी से निकाला गया। और 2 हफ्ते पहले ही इनके बॉस के साथ मीटिंग हुई थी और उनके बॉस ने पूछा था कि भाई क्या एआई जो है वो डाटा डिकोड कर सकता है, डाटा की कोडिंग वगैरह वो सब कुछ देख सकता है। तो उन्होंने इस पे जो प्रतिक्रिया दी थी उसके बाद जो है 2 हफ्ते बाद इनकी नौकरी चली जाती है 160 लोगों के साथ। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप वजह समझ सकते हैं। और बहुत साधारण सी भाषा में समझाऊं तो जिस तरीके से रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है वो आने वाले समय में पूरी तरीके से ह्यूमन बींग्स का जगह लेने वाले हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से लेके और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस से लेके और जो गेम वगैरह है वहाँ भी ये जगह लेंगे। और साथ में जो डिफेंस होती है किसी भी देश की, जो आर्मी होती है, फौज वगैरह जो होता है, ये पूरा का पूरा इस सेक्टर को भी अब रोबोट संभालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो इनकी लिमिटेशन थी इंडस्ट्री तक, उस लिमिटेशन को इन्होंने तोड़ के एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। ये डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी आया था, उसको भी मैंने देखा था। तो बहुत अच्छा काम दिख रहा है मुझे ह्यूमनॉइड रोबोट्स का। तो ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जो तैयार किया जा रहा है चाइना, ये चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाइना के डिफेंस सेक्टर में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, जब ये बॉर्डर वगैरह पर डिप्लॉय हो जाएंगे तो बट नेचुरल है कि इनके सामने जो कोई भी फौज है वो उन्हें टिकने में या उन्हें काउंटर करने में दिक्कत तो आने वाली है। अब इसके साथ साथ ये तो सारी बातें हुई चीन के भीतर। अगर इसको भारत के साथ जोड़ा जाए तो भारत में जो अभी स्थिति है उसके साथ थोड़ा सा मैं इनके भारत और चीन के अगर ट्रेड की मैं बात कर लूँ तो इसको जरा समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि भारत जो है वो चीन के साथ $150 बिलियन का ट्रेड करता है, $150 बिलियन का, जिसमें से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है $113 बिलियन का है। मतलब हम चीन से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। आने वाले समय में जब ये रोबोट्स पूरी तरीके से एआई की मदद से, क्योंकि जितने भी अभी आप देख रहे हैं जो इवेंट्स वगैरह हुए हैं चीन में, इनमें जो भी रोबोट्स हैं वो सारे के सारे एआई से पूरी तरीके से अपडेटेड हैं और इनके अंदर जो है वो पूरा का पूरा एआई काम कर रहा है। ये 24/7 काम करेंगे और ये इतना माल भारत में डंप कर देंगे कि भारत में कुछ भी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको नहीं बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इनकी रफ्तार बढ़ रही है और जिस तेजी से ये परफॉर्म कर रहे हैं उस तेजी से ह्यूमन बीइंग काम नहीं कर रहा है।
लेकिन उससे बड़ी जो भारत में खतरे की घंटी है वो ये, 1991 से लेकर 2026 के बीच में भारत में लगभग 5.5% का अनएम्प्लॉयमेंसी रेट बना हुआ है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उल्टा भारत में नौकरी के अवसर कम होते चले जा रहे हैं। उसके भी कई कारण हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि 15 से 24 साल के उम्र के जो बच्चे हैं हमारे हैं, ये जो पूरे जेनजी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। लगभग 15-16% की बेरोजगारी है भारत में। स्पेशली मैं इनकी बात करूँ तो बाकी जो अभी मैंने आपको डाटा बताया 5.5% के लगभग का, वो तो लगातार चल रहा है भारत में। इन सबका जो निचोड़ है वो ये निकलता है कि आने वाले समय में भारत में नौकरी के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है। खतरा तो मंडरा रहा है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंसी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पा रही है। जेनजी के भीतर जो अनएम्प्लॉयमेंसी रेट है वो लगभग नेशनल एवरेज का तिगुना है, 15-16% के आसपास का है। चाइना माल डंप और ज़्यादा करेगा ही करेगा इन रोबोट्स की मदद से। उसने ये जो गेम रखा है, उसने ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई है कि वी आर रेडी टू फाइट द वर्ल्ड। हम तैयार हैं पूरे विश्व से चैलेंज और पूरे विश्व से एक कॉम्पीट करने के लिए, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो गेम का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो, वो हर जगह कॉम्पीट करने को तैयार हैं, वो रुकने को तैयार नहीं है। भारत जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान है एम्प्लॉयमेंसी को लेके, रोजगार को लेके, अगर अभी आप गूगल पे सर्च मार दें और गूगल पे सर्च करें तो आपको समझ बात आ जाएगी कि भारत में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आप अगर उस पर लिखेंगे कि व्हाट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया राइट नाउ, तो वहाँ पे सबसे पहली जो बात लिख के आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंसी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंसी। ये लिख के आपको आएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। उस कंडीशन में भारत के लोगों को जाति में उलझा के रखना ये कहाँ की बुद्धिमानी है। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जिस देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, नौकरी से लेकर सब कुछ का एक्सटर्नल थ्रेट है, वहाँ के युवा जातियों में बटे हुए हैं और कौन सी जाति किस पे भारी पड़ रही है और कौन किसको दबा रहा है, इसी में पूरा का पूरा हमारा देश का जो युवा है वो आज के समय डिबेट कर रहा है और फाइट कर रहा है। आप उसे सही डायरेक्शन में ना ले जाके आप उसे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहां पे आने वाले समय में उसका पूरा भविष्य गर्त में जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भारतीय चाइना से माल लेते हैं, चाइना का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, और उस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो जो भी ऐप होते हैं वो अमेरिका के होते हैं। अमेरिकन ऐप का इस्तेमाल करके चाइना के प्रोडक्ट को भारत में मंगाया जाता है, और यहाँ के जो बच्चे हैं या यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ भारत के इकोनॉमी को खाली करने का काम कर रहे हैं। बिकॉज हम सारा पेमेंट कर रहे हैं भारत से बाहर, और सीख क्या रहे हैं, कुछ नहीं सिवाय इसके कि कौन सी जाति कितनी पावरफुल है या किस जाति को किसने दबाया, और हमारे जितने भागीदारी हमारी उतनी हिस्सेदारी टाइप का जो नारा लगता है भारत में। यूथ को अभी स्किल्ड होना चाहिए था, उसका पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए था कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स से आगे वो कैसे फाइट करेगा, कैसे वो इनसे निपटेगा। क्योंकि दोस्तों बड़ा साफ मैटर मैं आपको बताऊं, हमारे दादाओं के पास जो है वो ज़मीनें थी, उनकी ज़िंदगी कट गई। हमारे पिताजी के पास जो है, हम लोगों के पिताजी के पास सरकारी नौकरी थी, ज़िंदगी कट गई। हम लोगों के पास, मैं एक आम भारतीय के नज़र से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी थी, कट गई। अगली वाली पीढ़ी के पास क्या है, आप ज़रा सोच के देखें, क्योंकि ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैयार हैं उनका जगह लेने के लिए। और चीन में तो साफ कह दिया गया है कि आप जितना ज़्यादा AI सीख सकते हैं सीखिए। भारत की भी यही व्यवस्था है। भारत में सरकार कहती है कौशल विकास योजना चलाती है, चाहे सरकार भी कहती है कि AI पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप कितना भी फोकस कीजिए, आप AI से पीछे ही रहेंगे।
मैं ये नहीं कहता कि कोई एआई को कॉम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन आप पीछे ही रहेंगे। रीज़न क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। ह्यूमन बींग्स को आँख पे कंट्रोल पाने में लगभग 24 लाख साल लग गए थे। प्लेन में फर्स्ट फ्लाइट से लेके चंद्रमा पे लैंडिंग तक का जो समय है, इसको मात्र हमने 66 साल में पूरा कर लिया। कहाँ एक जगह आँख पे कंट्रोल पाने में ह्यूमन मानव जाति को 24 लाख साल का समय लग गया, लेकिन उसे फ्लाइट में बैठने से लेके चांद तक पहुंचने के बीच में 66 साल का समय लगा। मतलब कि टेक्नोलॉजी ने कंपाउंडिंग रेट से अपनी पकड़ बनाई है वर्ल्ड के ऊपर, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे बढ़ा है और ये बहुत ही फास्ट स्पीड में आगे निकला है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो रेडियो का जब आविष्कार हुआ था, तो उसे पहुंचने में, अगर मैं एक छोटा मोटा आपके सामने एग्जांपल रखूं, तो 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में रेडियो को 75 साल का समय लगा था। वहीं चैट जीपीटी को 5 करोड़ तक लोगों तक पहुंचने में उसे मात्र 1 महीने का समय लगा है। तो टेक्नोलॉजी की जो स्पीड होती है वो हम ह्यूमन बीइंग की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे बढ़ रही है, कंपाउंडिंग फॉर्म में वो आगे बढ़ती है, कंपाउंडिंग रेट से वो आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा तो यहाँ एक दिक्कत आने वाली है। तो सरकार का सिर्फ ये कह देना कि आप चैट जीपीटी या एआई चलाना सीख लीजिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये उतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना कोई बोल देता है या बता देता है। वर्कर क्लास के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो पूरी तरीके से स्किल्ड नहीं है, हाईली स्किल्ड नहीं है। फिजिकल वर्क वो ज़्यादा करना जानता है, लेकिन इंडस्ट्री में चूंकि मशीनें लग रही हैं तो उनके लिए स्कोप फिर वहाँ खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत जो स्कोप था, जो मेंटल वर्क करते हैं उनके फील्ड में जो स्कोप था, अब उस स्कोप को भी एआई जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो कहने का मतलब कि भारत के ऊपर दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तो मशीनें, इंडस्ट्री में मशीनें जो लेबर क्लास को परेशान करेंगी, और दूसरा एआई जो लोग मेंटल वर्क कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उन्हें परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों ये डबल मार पड़ रही है हम भारतीयों के ऊपर। यहाँ पे जहाँ इस जगह, इस सिचुएशन में जहाँ पे देश की सारी सरकारों को और पूरे इस देश को तैयारी करनी चाहिए आने वाले समय में इन टेक्नोलॉजी से निपटने की, वहाँ देश का युवा जातिवाद में फंसा हुआ है। देश की सरकारें जो हैं इसमें फंसी हुई हैं कि सरकार कौन कैसे बना लेता है। ना तो सरकारों के पास समय है, ना तो देश के युवा के पास समय है, और देखा जाए तो किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे सोचने की जरूरत है, और बहुत ज़्यादा ही सोचने की जरूरत है कि आने वाले समय में अगली पीढ़ी कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे सस्टेन करेगी। अब अगर आप ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना काम कैसे चलेगा, तो मैं आपको एक बॉटम लाइन बताऊं इकोनॉमिक्स का। जो होता है वो ये होता है कि इकोनॉमिक्स जो है, या आप यूँ कह लें किसी देश की जो इकोनॉमी होती है उसका कोर पर्पस होता है लोगों को लिवलीहुड प्रोवाइड करना। और इसके लिए ये वो इकोनॉमी जो है वहाँ के लोगों से प्रोडक्टिव वर्क लेती है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि एक इकोनॉमी के भीतर प्रोडक्टिव वर्क लेके उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उन्हें मनी दिया जाता है जिससे उनका लिवलीहुड चल सके। अगर आप उस ह्यूमन बीइंग को उस ह्यूमनॉइड रोबोट से रिप्लेस कर देंगे तो बताइए उसकी आगे की लाइफ फिर कैसे चलेगी, ये कंसर्न है। या तो फिर छोड़ दिया जाए, जो जैसा चल रहा है चलने दो, लोग को भाग भरोसे छोड़ दिया जाए और ये कह दिया जाए कि देखो भाई कलयुग है, कलयुग में पूरे पृथ्वी का नाश होगा, प्रलय आएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो हम अब प्रलय का वेट कर लें। या फिर इस इतनी बढ़ती हुई समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार अभी से ही कोई प्रयास करना शुरू कर दे, ना कि भारत में जातिवाद का कार्ड खेला जाए और भारत में जातिवाद को मोहरा बनाया जाए और लोगों को इसमें उलझाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। बाकी आप जैसा जो ठीक समझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।